नमस्कार दोस्तों। चले अपन बात कर रहे थे, किसको लेके बात कर रहे थे दोस्तों? अपन बात कर रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। और रुधिर परिसंचरण तंत्र में अपन ने देख लिया था हृदय से संबंधित बात कर रहे थे अपन। रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात किए और हमने देखा प्रीवियस क्लास में कि पहला जो पॉइंट था अपने पास कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो था पहला अवयव वो था हृदय से संबंधित। और हृदय से संबंधित हमने एक बात कर लिया था और हमने ये भी कह दिया था कि जो हृदय धड़कन जो होती है उनको मापने के लिए जो अपन उपकरण बनाए गए उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते थे। अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं हृदय की धड़कन का नियमन। उससे पहले हम बात करते हैं हृदय धड़कन का स्पंदन। किसकी बात करते हैं? हृदय धड़कन का स्पंदन। तो हम यहीं से डिस्कस करते हैं हृदय धड़कन का स्पंदन। छोटा सा है, 2 लाइन की क्वेश्चन मतलब आंसर इसका। यदि अपने से पूछ ले कि गुरुजी हृदय धड़कन स्पंदन क्या है या हृदय का स्पंदन क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि हृदय के क्रमिक या नियमित संकुचन को, किसके? हृदय के क्रमिक या नियमित संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन कहते हैं। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार, कितने बार? 72 बार प्रति मिनट स्पंदन होता है। कितनी मिनट? 72 बार प्रति मिनट स्पंदन होता है। यदि अपने से पूछा जाता है कि हृदय धड़कन का स्पंदन का क्या अर्थ होता है दोस्तों या किसे कहते हैं, तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि हम जानते हैं गुरुजी या जानते हैं सर कि हृदय धड़कन का स्पंदन जो होता है वो क्या? हृदय धड़कन का स्पंदन का मतलब आपको बताना है कि नियमित संकुचन को, किसके? हृदय के नियमित संकुचन को, नियमित संकुचन यदि करता जा रहा तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय का स्पंदन कहते हैं। ठीक है ना? हृदय के नियमित संकुचन को, हृदय के नियमित संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय स्पंदन कहते हैं। और ये मनुष्य में हृदय स्पंदन किस प्रकार से होती है? मनुष्य में हृदय स्पंदन जो होता है 72 बार प्रति मिनट होती है। 72 बार, ठीक है ना? 72 बार प्रति मिनट होती है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि मनुष्य में हृदय सामान्यतः, मनुष्य में हृदय सामान्यतः कितनी बार? 72 बार। हमने बात किया था पहले भी, कितनी बार? 72 बार प्रति मिनट स्पंदन होता है। और इस स्पंदन के दौरान लगभग, किसके दौरान? इस स्पंदन के दौरान लगभग 5 लीटर रुधिर का पंपिंग होता है। कितने? 5 लीटर। इस स्पंदन के दौरान लगभग 5 लीटर कितने लीटर की बात हुई दोस्तों? 5 लीटर की। 5 लीटर रुधिर का पंपिंग होता है। पंपिंग होता है। चलिए, ये रहा हृदय धड़कन का स्पंदन की बात। हृदय धड़कन के स्पंदन की बात हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे चलकर इसी टॉपिक में जो नए पॉइंट है। ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है अपना दोस्तों, हृदय से संबंधित बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे रुधिर
क्या नलिकाएं की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी दोस्तों? रुधिर नलिकाएं की बात चल रही थी। रुधिर नलिकाएं की बात करेंगे। रुधिर नलिकाएं में अब हम समझेंगे कि रुधिर नलिकाएं किस प्रकार से काम कर रहा है। उससे पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें आप ये भी आसानी से कर सकते हो कि किस प्रकार से रुधिर नलिकाएं की बात करें, धमनियां की बात करें, वाहिनियों की बात करें, ये सब भी बात आप आसानी से इसमें आप रख सकते हो बातों को। तो सिंपल से लैंग्वेज में यदि मैं आपको रखूं कि रुधिर वाहिका या रुधिर वाहिनियां क्या होती है, नलिकाएं क्या होती है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं रुधिर वाहिनियां या रुधिर नलिकाएं की। ठीक है, चलिए रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो दूसरा अवयव है दोस्तों वो क्या है? रुधिर परिसंचरण का जो दूसरा अवयव था दोस्तों उसे हम कहते थे रुधिर वाहिनियां। क्या कहते दोस्तों? रुधिर वाहिनियां कहते थे। अब रुधिर वाहिनियां के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ओके, कि ये क्या किस प्रकार से काम करता है। चलिए, तो ये रुधिर नलिकाएं, रुधिर वाहिनियां, ये छोटे से टॉपिक था अपना, तो उनमें ही अपन लेके चलेंगे। रुधिर नलिकाएं, क्या? रुधिर नलिकाएं। रुधिर नलिकाएं भी अपने रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर 3 प्रकार के होते दोस्तों। रुधिर नलिकाएं भी परिसंचरण तंत्र में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है दोस्तों अपने धमनियां। क्या है? धमनियां। धमनियां, क्या? धमनियां। इसके बाद क्या है दोस्तों? इसके बाद है अपने पास शिराएं। धमनियां और शिराएं। तीसरा क्या है? रुधिर वाहिनियां। क्या है? रुधिर वाहिनियां। रुधिर नलिकाएं के अंदर ये 3 मुख्य रूप से हैं, धमनियां, शिराएं और रुधिर वाहिनियां। हम ये तीनों की ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही लचीले ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से, कि क्या होता है अपने रुधिर वाहिनी, धमनियां क्या होती और ये शिराएं क्या होती है, रुधिर वाहिनियां क्या होती है। अभी सिंपल से अपन ने बात कर लिया है, यहाँ पे रुधिर नलिकाएं, धमनियां और शिराएं की बात कर रहे थे। चलिए, इसके अतिरिक्त अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो तीसरा है रुधिर। क्या है? रुधिर। रुधिर परिसंचरण के 3 मुख्य अवयव थे और ये 3 मुख्य अवयव में अपन ने देख लिया कि कहें ये कौन कौन से हैं। तो ये अपना पहला था दोस्तों हृदय, उसके बाद आगे रुधिर नलिकाएं। रुधिर नलिकाएं भी 3 प्रकार की होती है, धमनियां, शिराएं, रुधिर वाहिनियां। इनके माध्यम से रुधिर नलिकाएं प्रॉपर व्यक्तिगत रूप से बहुत ही शानदार ढंग से अपने से काम करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है वो है अपना रक्त। क्या है? रक्त यानी रुधिर। अब ये सबसे अहम पॉइंट होता है वो ये होता है अपना, इनको समझना जरूरी है दोस्तों। इनको किस प्रकार समझे? ये क्या है? रक्त है जिसको अपन ब्लड कहते हैं। यह तरल, पहले भी बताया था आपको, एक तरल संयोजी उत्तक है। यह तरल वेस्कुलर संयोजी उत्तक होता है दोस्तों, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं दोस्तों। क्या? आदि उपस्थित होते हैं रुधिर के अंदर, रुधिर के अंदर। तो हम बात पहले भी कर चुके हैं 2 पॉइंट में, एक पॉइंट में और भी अपन बात कर लेते हैं। यह तरल और संवहनी, यह तरल संवहनी संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है, यह तरल संवहनी संयोजी उत्तक है। संयोजनी
संयोजी उत्तक है। अब इसके अलावा और क्या भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिसमें क्या मौजूद होता है, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन, होते हैं, ये सब मौजूद रहते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। इनमें तो अवयव की बात होगी, 3 अवयव देख लिए अपन ने। अब इनके कितने प्रकार होते हैं, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। रुधिर परिसंचरण तंत्र के यदि प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं। इनकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। चलें इनको मिटा देता हूं मैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं। ब्लड की बात करेंगे, इनकी एक अलग से क्लास होगी आपकी, स्पेशल महत्वपूर्ण क्लास है, आप टेंशन ना लें इनकी, बहुत ही शानदार क्लास, उन क्लास की डिस्कस करेंगे हम। रुधिर परिसंचरण 2 प्रकार के होते दोस्तों। इनके प्रकार 2 हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला और दूसरा बंद। खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, ये 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में कौन सा होता है? मनुष्य में कौन सा होता है? तो मनुष्य में यदि बात किया जाए तो आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि मनुष्य में विकसित बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र जो है दोस्तों, कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाएं में उपस्थित होती है, अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है, तो इसलिए इनका हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बंद परिसंचरण तंत्र की और मनुष्य से संबंधित, क्योंकि मनुष्य से संबंधित बात करें तो मनुष्य से ही देखेंगे कि मनुष्य में विकसित, मनुष्य में क्या, मनुष्य में विकसित बंद तथा दोहरा, बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता, आप आसानी से बता सकते हो, पेपरों में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि मनुष्य में किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, खुले, बंद, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको टिक लगाना है, वहां पे 4 ऑप्शन मिल रहा है, एक ऑप्शन पे टिक लगा रहे हो आप, और वो ऑप्शन क्या होगा अपना कि बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं दोस्तों। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र भी जो है दोस्तों वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण भी तंत्र भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक को क्या कहते हो, दूसरे को क्या कहते हो? तो एक को आप कहते हो रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र। और दूसरे को कहते हैं लसिका। क्या कहते हैं दोस्तों? लसिका, लिम्फ की बात करें, लसिका परिसंचरण तंत्र। यहां 2 तंत्र हो गए मनुष्य में। एक तो हो गया अपना रुधिर परिसंचरण तंत्र,
और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र भी होता है वो दो भागों में बटे होते हैं दोस्तों। वो दूसरा भाग, पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, तो मैं बता दिया। पहला है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा है अपना दोस्तों लसिका परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ रुधिर परिसंचरण तंत्र की मनुष्य के अंदर इनकी खोज किसने की दोस्तों? तो मनुष्य के अंदर रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज के बारे में यदि वैज्ञानिक आपसे पूछ ले कि वैज्ञानिक के बारे में पूछ ले आपसे पेपर में कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनकी खोज विलियम हार्वे ने किया दोस्तों। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। इनकी खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था दोस्तों। इस तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ जो है वो रुधिर है या रक्त होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य रूप से संवहनी है वो कौन है दोस्तों? वो है रक्त यानी रुधिर होता है। ठीक है ना? कौन होता है दोस्तों? रुधिर होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के भाग भी 3 से मिलकर बने हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। नंबर 1 की बात किया था हमने यहाँ पे किसके बारे में? हृदय के बारे में। किसके बारे में बात किया था दोस्तों? हृदय के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे बात कर लिया था आपसे किसके बारे में? उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था आपके यहाँ रुधिर वाहिका रुधिर नलिकाएं की बात किया था। रुधिर नलिकाएं भी देखे थे हैं 3 प्रकार की होती थी। नंबर 1 को हमने कहा दिया था धमनी शिरा। उसके बाद हम लेके चले थे जो पॉइंट था धमनी वाहिनी की। तो इस तरह से जो 3 प्रकार की थी उनमें मैं जो मेन इंपॉर्टेंट धमनी और शिरा उन दोनों में अंतर अपन निकालते दोस्तों। क्या निकालते हैं? अंतर। और उनको अपन समझते हैं कि धमनी शिरा क्या होता है। अपना दूसरा टॉपिक ही चल रहा था तो वो रुधिर नलिकाएं में धमनी की बात करें, धमनी में क्या होता है? ये रुधिर को किसको? ये रुधिर को यानी रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। किस ओर ले जाती है दोस्तों? अंगों की ओर ले जाती है। धमनी का मुख्य कार्य है दोस्तों कि रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाना। इनकी जो रंग होती है दोस्तों ये लाल रंग की होती है। किनकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम धमनी की बात कर रहे हैं। इनका मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो रक्त को हृदय से लेकर अंगों की ओर ले जाना होता है। इनका रंग लाल होता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते दोस्तों। कपाट का मतलब होता है वाल्व जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। यह शरीर में गहराई में स्थित होता है। यह शरीर में गहराई में स्थित होता है दोस्तों। क्या? धमनी की बात करें ये शरीर के इनकी दीवारें जो होती है वो मोटी पेशियां होती है धमनी की। इनकी आंतरिक गुहा जो होती है बिल्कुल सक्रिय होती है, तंग गली के समान बिल्कुल पतला सा होता है दोस्तों। यह खाली होने पर चिपकती है। धमनी की बात करें यह खाली होने पर चिपकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यह रुधिर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात है दोस्तों वो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है दोस्तों। ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। ठीक है ना? सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होती है। कुछ ऐसे धमनियां जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है जिनका नाम होता है दोस्तों पल्मोनरी। क्या नाम होता है? पल्मोनरी। लेकिन अत्यधिक जितने भी धमनी होते हैं सारे के सारे ऑक्सीजन युक्त रुधिर धमनी होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा कि रुधिर नलिका में जो धमनी की बात करे थे वो धमनी क्या होता है। क्या बताया धमनी का? तो धमनी का जो काम है दोस्तों ये रुधिर को क्या करता है यानी रक्त को क्या करता है हृदय से लेकर अंगों तक की पहुंचाने का कार्य करता है। इनका रंग लाल होता है दोस्तों।
इनका रंग लाल होता है। इसमें कपाट यानी वाल्व नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। इनके शरीर में, यह शरीर में गहराई में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? गहराई में होती है। और इनकी जो आंतरिक गुहा जो होती है वो सक्रिय होती है। कैसी होती है? सक्रिय होती है। यह खाली होने पर चिपकता है और अधिकांश जितने भी है अपने पास धमनी वो ऑक्सीजन युक्त होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? ऑक्सीजन युक्त होते हैं। अब इसी में अपन ने एक पॉइंट और भी लिखा था धमनी के बाद, सिरा या सिराएं बोल दो, ठीक है ना। सिरा का भी बात किया था। ये क्या करता है? इनका काम है रुधिर को हृदय तक लाना। सिराएं का काम है दोस्तों, जिसको वेन कहते हैं, हम इसको लिख भी सकते हैं वेन भी कहते हैं। सिराएं का काम होता है कि ब्लड को, खून को हृदय तक लाना। आपसे पूछा जाए, ऑप्शन मिले तो आप आसानी से टिक लगा सकते हो कि हृदय तक खून को लाने का काम, रक्त को लाने का काम, रुधिर को लाने का काम, ब्लड का लाने का जो काम करता है वो कौन होता है दोस्तों? सिराएं होती है, ठीक है। यह गहरे लाल या नीले बैगनी रंग के होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? यह गहरे लाल या नीले बैगनी रंग के होते हैं, ठीक है ना। यह लाल, गहरे लाल और बैगनी रंग के होते हैं। इसमें कपाट पाए जाते हैं दोस्तों, उसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। ये शरीर के अंदर में था, ये शरीर के ऊपरी सतह पर स्थित होता है। इसकी दीवारें पतली भी होती है और लचीली भी होती है दोस्तों। इनकी जो आंतरिक गुहा होती है अपेक्षाकृत धमनी से ज्यादा चौड़ी होती है दोस्तों। यह खाली होने पर चिपक जाती है। ये खाली होने पर नहीं चिपकती थी दोस्तों धमनी, और ये खाली होने पर चिपक जाती है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ ऐसे सिराएं हैं, एक को यदि छोड़ दे, पल्मोनरी को छोड़ दे, तो बाकी सिराएं जो है दोस्तों वो क्या होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सिराएं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सिराएं होते हैं। इस तरह से हमने, चलिए दोस्तों, बात कर लिया रुधिर नलिकाएं के अंदर ये विभिन्न पॉइंटों की। इनके अलावा हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह रुधिर दाब या रक्तचाप। क्या है? रुधिर दाब या रक्त चाप, ठीक है ना, जिसे हम अंग्रेजी में दोस्तों ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। सबसे अधिकांश क्वेश्चंस यहीं से बनकर आते हैं दोस्तों, ये समझना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। हाइपरटेंशन, बढ़ जाना, सोच, पुराने याददाश्त, पुरानी बातों में खो जाना, पुरानी बातों को याद करना, भयानक एक्सीडेंट होना, घबराना, पैनिक हो जाना, इन सब के कारण लोगों में आजकल ये आम बात हो गई, सामान्य हो गए कि रोज कहते उसको ब्लड प्रेशर हाई हो गई, ब्लड प्रेशर लो गए। लोग चेक भी करवाते हैं दोस्तों। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही, क्या कहा दोस्तों, कि हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही क्या कहलाता दोस्तों? रक्त दाब या रुधिर दाब कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? रक्त दाब या रुधिर दाब कहलाता है। हृदय के संकुचन से हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रक्तचाप कहलाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड। इस दाब को संकुचन दाब कहते हैं दोस्तों। किस दाब को? इस दाब को
संकुचन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचन दाब कहते हैं। अब संकुचन दाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसी के अनुसार, इन्हीं के अनुपात से आप आसानी से निकाल सकते हो कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का मान कितना होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं दोस्तों इसको। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना? क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। जो कहां से निकलता है दोस्तों? जो निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये दाब, संकुचन, ये दाब जो उत्पन्न होती कहां से? निलयों के। निलय बात किए थे, 2 निलय होते हैं। निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसे हम संकुचन दाब कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संकुचन दाब। क्या लिखा है? हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही रक्तचाप कहलाता है। इस दाब को हम संकुचन दाब कहते हैं दोस्तों। और कहां से उत्पन्न होती? निलयों के संकुचन से उत्पन्न होती दोस्तों। किससे उत्पन्न होती है? आलिंद से नहीं, निलय से। मैंने बात किया था कि हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है ना? उसमें बताया था 2 होते हैं जो अपने अलिंद कहलाते हैं और 2 होते हैं जो अपना निलय कहलाते हैं। अलिंद जो होता है वो अग्रभाग में स्थित होता है और ये दोनों पश्च भाग में स्थित होता है बेटा। तो इन्हीं की बात कर रहे थे कि यह संकुचन दाब उतना होता है कि जितना कि 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं, लिखा हुआ रहता है कि यह दाब, कौन सा दाब? यह दाब, यह संकुचन दाब उतना होता है कि जितना 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है ना? अब कितना? 120, मैं लिख देता हूं 120 मिलीमीटर। सिंपल से बात लिख दिया मैंने, 120 मिलीमीटर। चलिए, इसके बाद अपन बात करते हैं जो निलय, अब तो एक तो बात कर ले संकुचन दाब की बात, अब अपन दाब करेंगे प्रकुंचन या शीतलन। संकुचन की बात कर ले, अब हम बात करते हैं शिथिलन का, अनुशीतलन की। इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन दाब होता है। जस्ट इसके विपरीत, इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन दाब होता है। कौन सा दाब होता है? अनुशीतलन दाब होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसका नाम क्या? डायस्टोलिक प्रेशर। इस अनुशीतलन दाब को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना? डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, 2 अपन ने प्रेशर देख लिए। इन दोनों प्रेशर के अनुपात से ही आप रक्तचाप निकाल सकते हो दोस्तों। क्या निकाल सकते हो? रक्तचाप निकाल सकते हो। तो एक अपन ने देख लिया, इसके विपरीत ठीक होता है जिसको अनुशीतलन दाब होता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं दोस्तों। यह जो होता है दोस्तों, जो निलय के, किसके? निलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है ना? और जब रुधिर अलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है तो यह दाब सामान्यतः 20 मिलीमीटर। क्या कहा दोस्तों? जो निलय के अनुशीतलन से फलस्वरूप उत्पन्न होता है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि यह दाब जब रुधिर अलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है तब यह दाब जो होता है सामान्यतः वो 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। कितने? 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर। सिस्टोलिक का मान 120 मिलीमीटर के बराबर लेके चले और डायस्टोलिक का मान अपन लिख सके 80। अब इन दोनों का ही अनुपात से क्या मनुष्य में संकुचन और अनुशीतलन दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम आराम से? रक्तदाब। उनको रक्तचाप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या निकाल सकते हैं? आसानी से। तो चलिए मनुष्य में संकुचन और
अनुशीतलन के अनुपात, क्या के अनुपात रक्त दाब कहते हैं। इनका अनुपात 120/80, कितना? 120/80 होता है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होना चाहिए दोस्तों? तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त दाब जो है दोस्तों होना चाहिए लगभग 120/80। 120 क्या है? संकुचन दाब है। 80 क्या? अनुशीतलन दाब है। इन दोनों के अनुपात से हम किसी भी व्यक्ति के अंदर, सामान्य व्यक्ति के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? रक्तचाप निकाल सकते हैं। यह जो रक्तचाप है वो व्यक्ति के लिंग, व्यक्ति के उम्र, आनुवांशिकता, शारीरिक एवं मानसिक विकास, उनकी स्थिति, कई कारणों से अलग अलग भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये उन पे निर्भर करता है दोस्तों। किस पे निर्भर करता है? उन पे निर्भर करता है, वो किस प्रकार से हो सकता है। रुधिर दाब की माप जो की जाती है वो एक विशेष उपकरण से की जा सकती है। आप इनको यदि मापना हो तो इनके मापने के लिए जो हमारे पास उपकरण होते हैं दोस्तों, उस उपकरण का नाम क्या है, जिनसे हम आसानी से माप सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त दाब कितना है, कम है या ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? सिफगोमोनोमीटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिफगोमोमैनोमीटर। तो ये एक ऐसा मापी यंत्र है जिसकी सहायता से हम आसानी से क्या नाप सकते हैं? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का दाब, रक्त दाब, रक्तचाप, रुधिर दाब आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी बात? क्या? सिफगोमोमैनोमीटर, यह एक उपकरण है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब यानी 150/90 mm से पीड़ित है तो आप समझ जाना उस व्यक्ति को, उस अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। रुधिर दाब का उच्च होना आपके भोजन, आपका भय, आपका चिंता, आपका दुख, ये सब कारक हो सकते हैं, ये सब उत्तरदायी होते हैं। यदि हाइपरटेंशन हो गया दोस्तों तो हाइपरटेंशन में इनका दोनों का मान चेंज हो जाता है, लगभग 150/90 हो जाएंगे। तो आप समझ जाना कि उस व्यक्ति में हाइपरटेंशन है, किसी दुख को लेकर, किसी चिंता को लेकर, किसी डर को लेकर या उनके खान पान को लेकर है दोस्तों। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट भी जाती है, जिनसे आंतरिक रक्तस्राव होता है और मनुष्य का मर जाने का भी डर रहता है। हृदयघात हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे रोग उत्पन्न हो जाता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं फट जाती है, मस्तिष्क में रक्त, ऑक्सीजन सबका मात्रा नहीं मिल पाता सही से, मस्तिष्क समान रूप से काम करना बंद कर देता दोस्तों। और इस तरह से यदि कोई व्यक्ति लगातार इस तरह से परेशान रहे तो आप समझ जाना यह हाइपरटेंशन है। क्या है? हाइपरटेंशन है। और इस तरह से परेशानी बढ़ते बढ़ते ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये 150 से यदि 100 हो जाए दोस्तों तो आप समझ जाना इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। पहले बोला अपन ने हाइपरटेंशन, फिर बोला अपन ने हाइपोटेंशन, इसको बोला सामान्य टेंशन, ठीक है ना, सामान्य दाब। तो व्यक्ति के अंदर ये दाब लगातार बनी रहती है तो वो आदमी का मृत्यु हो सकता है, वो आदमी पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।